मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मीटर सेतु। ठीक है, क्या ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। ये सब पूरा मीटर सेतु है। इसमें 2 एल प्रकार की आयरन रॉड होती हैं, आयरन या वुड की भी हो सकती हैं। ठीक है, इसमें या तो कनेक्शन होता है जो चालक के रूप में होता है, कोई एक ऐसा मेटल जिससे यहाँ से यहाँ धारा जा सके। अगर आप वुड की ले रहे तो कोई एक वायर जोड़ रखा होगा जिससे धारा जा सके। अगर मेटल ले रहे हो तो कोई वायर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, एक वायर यूज़ करते हैं चूँकि 1 मीटर लंबाई का होता है AB। ठीक, जिसके सिरों पर क्या होता है, कुंजी द्वारा एक सेल जोड़ रखी होती है और इस पर यहाँ प्रतिरोध बॉक्स जोड़ होता है। प्रतिरोध बॉक्स से हम क्या करते हैं, भिन्न भिन्न वैल्यू के मान के प्रतिरोधों को डालते हैं। ठीक है, अब इसका यूज़ क्या होता है, मीटर सेतु का यूज़ होता है किसी भी तार का प्रतिरोध ज्ञात करने में। ठीक है, तो वो जिस भी तार का हमें प्रतिरोध निकाला वो यहाँ जोड़ देंगे। ठीक, तो यह एक ऐसा यंत्र है जिसमें व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत द्वारा किसी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। ठीक है, इस उपकरण में सर्वत्र समान व्यास का मैग्नन अथवा कॉन्स्टेंटन का 1 मीटर लंबा तार लिया जाता है। ये जो तार लिया जाएगा AC, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक, जो कि 1 मीटर लंबा होगा, इसी कारण इसे मीटर सेतु कहते हैं। ठीक है, तो यही रीज़न है इसका मीटर सेतु होने का। अब इस डायग्राम को जरा गौर से देखें तो इसमें होता क्या है, जब से हम सेल जोड़ते हैं तो इससे धारा जाती है। ठीक है, धारा जाएगी तो यहाँ 2 भागों में बट जाएगी। ठीक है, जैसे ये डायग्राम में धारा जा रही है, इससे सेल से 2 भागों में बट गई। ठीक, तो जैसे ही 2 भागों में बटी, एक इधर और एक इधर। ठीक, तो अब यहाँ से हमने इस बिंदु को किसी धारा मापी या गैल्वेनोमीटर भी ले सकते हो, एमीटर भी ले सकते हो, धारा मापी द्वारा इस पॉइंट से या इस पर किसी भी पॉइंट पर जोड़ेंगे, धीरे धीरे खिसकाएंगे। तो इस पर जैसे हमने यहाँ रखा तो इसमें विक्षेप आ जाएगा, यानी इसमें धारा जा रही होगी, तो धीरे धीरे खिसकाते खिसकाते वो विक्षेप शून्य विक्षेप पे आ जाएगा। ठीक, फिर और आगे ले जाएंगे तो वो वापस आगे बढ़ता जाएगा। तो हमें बस वही स्थिति निकालनी है जब धारा मापी में शून्य विक्षेप आ जाए, तो वो उस स्थिति पर रोक दें। सपोज वो बिंदु B मान लेंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस तार का यानी AB भाग का अपना एक प्रतिरोध होगा और BC भाग का अपना एक प्रतिरोध होगा। तो जो धारा है यानी D और B समान विभव पे होंगे, इसलिए इसमें कोई धारा नहीं है। तो धारा सीधे सीधे ऐसे जा रही है और इसमें से होते हुए अज्ञात प्रतिरोध में से होते हुए इसमें, यानी जो डायग्राम है कुछ इस तरीके से है। धार जा रही AB भाग में, फिर BC भाग में, AB भाग में, फिर BC भाग में। ठीक है, और बीच में जो कनेक्शन है उसमें कोई धारा नहीं है। ठीक, फिर उसके बाद जा रही है अज्ञात प्रतिरोध R से होते हुए D में, यानी AD R से होते हुए। ठीक है, फिर D से C होते हुए S, D से S से होते हुए C पर, D से S से होते हुए C पर। तो इसका डायग्राम इस तरीके से हमने बना दिया। तो ये क्या है, एक प्रकार से व्हीटस्टोन सेतु जैसा ही है। ठीक है, अगर इसमें कोई धारा नहीं है तो व्हीटस्टोन सेतु आ जाएगा, यानी P/Q = R/S होगा। ठीक, तो ये चीज़ें, तो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत इसमें लग गया। तो मान लेना कि तार की L लंबाई बाद शून्य विक्षेप मिल रहा है, यानी बिंदु B पर, तो इस AB भाग की लंबाई L मान लेंगे। ठीक है, L क्या है, AB तार की लंबाई, AC क्या है, पूरे तार की लंबाई जो कि 1 मीटर है, 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर लंबा मैग्नेट का तार है। P क्या है, AB तार का प्रतिरोध यानी इतने हिस्से का प्रतिरोध, और Q क्या है, BC भाग का प्रतिरोध, Q क्या है, BC का तार का प्रतिरोध। ठीक है, R क्या है, प्रतिरोध बॉक्स द्वारा जो भी प्रतिरोध लगाया गया है, और S क्या है, अज्ञात प्रतिरोध जो कि हमें ज्ञात करना है। ठीक है, R प्रतिरोध बॉक्स द्वारा लगाया प्रतिरोध, S अज्ञात प्रतिरोध, और G क्या है, धारा मापी। ठीक, यहाँ की कुंजी की मदद से हम सेल को जोड़ रहे हैं। ठीक है, की कुंजी है। तो बढ़ते हैं इसी टॉपिक पर। क्या है इसमें, इस उपकरण में AC भाग में 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर लंबा तार AD भाग में, ठीक है, AC भाग में यानी यहाँ AC भाग में। ठीक, तो ये इसकी बात कर रहे थे। 1 मीटर लंबा तार AD भाग में प्रतिरोध बॉक्स द्वारा अज्ञात प्रतिरोध R। ठीक, AD भाग में, तो AD भाग में R लग गया, तथा DC भाग में अज्ञात प्रतिरोध S लगा दिया जाता है। DC भाग में अज्ञात प्रतिरोध S लगा दिया जाएगा। A व C बिंदु के मध्य एक सेल लगा दिया जाता है।
बिंदु डी को धारामापी द्वारा जोड़कर धारामापी का दूसरा सिरा तार AC पर तब तक खिसकाते हैं कि जब तक धारामापी में शून्य विक्षेप ना आ जाए। ठीक है, तो जो बिंदु B पर है, जो बिंदु B है, इसे तब तक खिसकाएंगे इसके ऊपर जब तक इसमें शून्य विक्षेप ना आ जाए। ठीक है, जैसे ही आ जाएगा वहीं स्टॉप कर देंगे। ठीक, माना शून्य विक्षेप बिंदु B पर स्पर्श करने पर प्राप्त होता है, तब AB व BC की लंबाई मीटर पैमाने पर पढ़ लेते हैं। ठीक, तब व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से वो क्या होता है, P अपन Q इक्वल टू R अपन S, और चूंकि R इक्वल, इसके क्वेश्चन 1 मान ले, R इक्वल टू रो L बाई इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अतः AB भाग का प्रतिरोध मान लो वो P है, इक्वल टू रो AB भाग की लंबाई L बट्टे तार का अनुप्रस्थ पृष्ठ का क्षेत्रफल, चूँकि A मान लिया मान लो, तो BC भाग का प्रतिरोध Q इक्वल टू रो BC भाग की लंबाई 100 माइनस L। ठीक है, इसका मतलब लंबाई है, सब आप किस में देख रहे हो, सेंटीमीटर में, 100 माइनस L अपॉन A क्या है, क्षेत्रफल। अब A बिंदु मत समझ लेना, A क्या है, क्षेत्रफल, तार के अनुप्रस्थ पृष्ठ छेद का क्षेत्रफल। तो ये P और Q को मान समीकरण फर्स्ट में रख दो, बस रख दिए हमने, तो रो से रो कैंसिल, A से A कैंसिल, तो ये L अपॉन 100 माइनस L R अपॉन S आया। तो यहाँ से S का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, तो S का फॉर्मूला क्या आ गया, S इक्वल टू R 100 माइनस L अपॉन L। तो इस सूत्र से हम S का मान निकाल सकते हैं, यानी अज्ञात प्रतिरोध का, इस सूत्र से प्रतिरोध S का मान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, विभव मापी। नाम से पता चल रहा है विभव को मापने वाला। ठीक है, तो वही चीज़ इसका काम है, किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल या किसी भी दो बिंदु के बीच में विभवांतर नापना का यंत्र है ये। ठीक है, यह किसी सेल का विद्युत वाहक बल EMF अथवा किसी वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच वैद्युत उपकरण, वैद्युत विभवांतर PD पोटेंशियल डिफरेंस नापने का एक यथार्थ उपकरण है। ठीक, तो इसका सिद्धांत क्या है, इसमें एक सर्वत्र समान व्यास का मिश्र धातु का लंबा तार AB लिया जाता है। इस तार का एक सिरा A एक बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा होता है तथा बैटरी का ऋण ध्रुव एक कुंजी K तथा धारा नियंत्रक RH के द्वारा तार के दूसरे सिरे B से जोड़ दिया जाता है। ठीक, तो क्या किया इसमें, जो A B तार हमने ले रखा है, ठीक, इसका एक सिरा यानी A किसी बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ दिया और बैटरी का ऋण ध्रुव किससे जोड़ दिया, कुंजी K से, और वो भी धारा नियंत्रक, ये RH है, रिहोस्टेट धारा नियंत्रक। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस पॉइंट को आगे पीछे करके प्रतिरोध का मान घटाया बढ़ाया जाता है, जिससे क्या होता है, ज़्यादा प्रतिरोध में धारा कम हो जाएगी, कम प्रतिरोध में धारा बढ़ जाएगी। इसका मतलब धारा को कम या अधिक कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको धारा नियंत्रक बोलते हैं। तो धारा नियंत्रक के द्वारा बिंदु B से यानी तार के दूसरे सिरे से जोड़ देते हैं। ठीक, जिस सेल का विद्युत वाहक बल E ज्ञात करना है उसका धन ध्रुव सिरे A पर जोड़ते हैं। इस सेल का मान लो विद्युत वाहक बल E हमें निकालना, तो इसका धन ध्रुव बिंदु A से जोड़ दिया तथा ऋण ध्रुव धारामापी द्वारा जौंकी J से जोड़ देते हैं। ऋण ध्रुव धारामापी द्वारा जौंकी J, यहाँ जौंकी है, इस एरो जो दिख रहा है इसको बोलते हैं जौंकी, जौंकी लगा दिया गया है, हमने डायग्राम में बस एरो दिखाया है। ठीक है, जौंकी एक प्रकार से पेंसिल टाइप का ही होता है, जो कि जिसमें वायर जोड़ दिया जाता है और जिसका काम होता है किसी भी वायर पर रखकर उसे खिसकाना होता है, बस और कुछ नहीं होता है, पेन के टाइप का ही समझ सकते हो। ठीक, जोड़ देते हैं, जोकी को तार AB पर खिसकाकर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। जोकी को हम तार AB पे रखेंगे, सब यहाँ रखने, तो इसमें धारामापी में क्या होगी, एक विक्षेप आ जाएगा। जैसे जैसे हम जोकी को इस पर खिसकाएंगे तो धारामापी के अंदर जो विक्षेप है वो शिफ्ट होने लगेगा, शून्य आते ही वो स्थिति नोट कर लेंगे, वहीं रोक देना है। वैसे अगर आप इधर डालोगे तो विक्षेप इधर होगा, तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति तो होगी जहाँ शून्य विक्षेप होगा, तो मान लो J पर है तो J पर शून्य विक्षेप आ जाएगा। तो तार की प्रति एकांक लंबाई में जो भी विभव पतन होगा, जैसे जैसे इधर जाएंगे तो विभव में पतन होगा, तार की लंबाई में विभव में पतन होने लगेगा। तो तार की प्रति एकांक लंबाई में विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक, माना जोकी को J बिंदु पर स्पर्श करने पर धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होता। ठीक, तब बिंदु A व J के बीच विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा, यानी A और J पर यहाँ पे कोई विक्षेप नहीं हुआ, इसका मतलब धारा नहीं जा रही, धारा इसलिए नहीं जा रही क्योंकि दोनों के बीच में विभवांतर बराबर होगा, यानी A J पे विभवांतर जो होगा तार पे वो सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा, सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। माना तार में I विद्युत धारा है
तथा 1 सेंटीमीटर लंबाई के तार का प्रतिरोध रो, यानी एकांक लंबाई, तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध क्या है, रो है। तब विभव प्रवणता के बराबर वैद्युत धारा इनटू एकांक लंबाई का प्रतिरोध, यानी 1 सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध जो कि रो मान लिया, और वैद्युत धारा आई, के इज इक्वल टू आई रो। यदि तार का भाग ए जे, हाँ, तो यदि तार के भाग ए जे की लंबाई L सेंटीमीटर हो तथा बिंदु ए व जे के बीच विभवांतर V हो तो, ठीक, तो V विभवांतर क्या होगा, V इज इक्वल टू विभव प्रवणता गुणन लंबाई, विभव प्रवणता K और लंबाई L, ठीक। तो यहाँ से V का मान आएगा, और हमें पता है ये V क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल के इक्वल ही है। तो शून्य विक्षेप की स्थिति में विभवांतर V सेल के विद्युत वाहक बल E के बराबर है, ठीक। तो E का मान क्या होगा, V के इक्वल हो जाएगा, और V क्या है, KL है। तो अतः E इज इक्वल टू V इज इक्वल टू KL, और K का मान क्या है, I रो L। तो यहाँ से E का मान आ गया। इस सूत्र द्वारा सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, इस चैप्टर में अब इतना ही था, ठीक है। उसमें बस न्यूमेरिकल्स रह रहे हैं, वो सब अपने आप करके देखना। अब आते हैं नेक्स्ट यूनिट 3, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। इसमें जो नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है वो है चैप्टर 7, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक है इसका चुंबकीय क्षेत्र। जैसे आपने विद्युत क्षेत्र पढ़ा वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र भी है, ठीक है, जिसको बी से दिखाएंगे, विद्युत क्षेत्र को ई से दिखाते थे, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, आखिर किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है जिससे वह एक निश्चित दिशा में ठहरती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन पर एम्पियर मीटर, टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर तथा गॉस होता है। ये सभी चीज़ के मात्रक हैं बी के, ठीक है। तो एक गॉस में क्या होता है, 10⁻⁻4 टेस्ला होते हैं, बाकी सब इक्वल होते हैं। तो एक न्यूटन पर एम्पियर मीटर बराबर होता है, एक टेस्ला के बराबर होता है, एक वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है 10⁻4 गॉस, या क्या तो एक गॉस में 10⁻⁻4 टेस्ला, ठीक है। तो ये सब यूनिट यहाँ से यहाँ से यहाँ, ये सब क्या होती हैं, बराबर ही होती हैं, बस गॉस वाला अलग होता है थोड़ा, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक। तो बायो सावर्ट नियम की बात करें, ये चालक खंड के कारण उत्पन्न क्षेत्र होता है। मान लो कोई तार है, ये इसका छोटा सा भाग मैंने ए बी ले लिया, इस छोटे से भाग के कारण इससे किसी आर दूरी पर अगर बिंदु पी है वहाँ पर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो इस तार के कारण निकालने इस बिंदु पर, तो यहाँ हमने क्रॉस बना रखा है और यहाँ डॉट बना रखा है। इसका क्या मतलब है, क्रॉस का मतलब है कि जो भी क्षेत्र है यहाँ वो कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर है, और यहाँ क्या जो भी क्षेत्र है वो कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर है, ठीक है। तो ये है, क्योंकि तार के चारों ओर जो है चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस तरीके से होगा सर्किल में, ठीक है, तार के चारों ओर, ठीक है। जैसे मान लो ये वायर है, तो इस वायर के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र घूम रहा होता है। तो अगर इस पॉइंट पर निकाल लेंगे तो इस समय वो क्षेत्र अंदर की ओर जा रहा होगा, ठीक है, नीचे की ओर, और इस क्षेत्र में ऊपर की ओर, बाहर की ओर आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ दिशा नीचे की ओर जा रही है और यहाँ दिशा ऊपर की ओर आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से है इसका ये। मान लो इस चालक खंड से किसी थीटा कोण पर आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, वहाँ निकाल लें, ठीक है। तो इसके लिए बायो सावर्ट ने एक नियम दिया है, उसी से हम निकालेंगे, ठीक है। इसका कोई डेरिवेशन नहीं है सिलेबस में, या आप हाई स्कूल में भी पढ़ चुके हो, बस जो नियम है उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। किसी धारावाही चालक खंड के कारण, चालक खंड का मतलब जिसमें धारा जा रही हो और उसका छोटा सा भाग, वो खंड बोल सकते हो या अवयव भी बोल सकते हो, या चालक तार का भाग बोल सकते हो, ठीक है। खंड के कारण उत्पन्न किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निम्न कारकों पर निर्भर करता है, और वो कौन कौन से कारक हैं। यह चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। मान लो चालक खंड के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो dB है, ठीक। तो वो dB किसके प्रोपोर्शनल होगा, फिर I के। यह चालक खंड की लंबाई dl के अनुक्रमानुपाती होता है, dB इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल हो गया dl, यानी I का मान जितना ज़्यादा होगा उतना ही चुंबकीय क्षेत्र होगा, dl की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उतना ही चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा। यह चालक खंड की लंबाई वह खंड को P से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी चालक खंड की लंबाई ये और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा ये, दोनों के बीच में जो कोण है थीटा, इसकी ज्या का मतलब होता है साइन, ज्या यानी साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती हो रहा है, क्या अनुक्रमानुपाती होता है, यानी dB प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के, ठीक। यानी जितना कोण
साइन के मान पर साइन थीटा का मान जितना अधिक होगा उतना ही dB अधिक होगा। यदि बिंदु P की चालक खंड से दूरी r, यह बिंदु P की चालक खंड से दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी ये दूरी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही चुंबकीय क्षेत्र कम आएगा। ठीक है, तो dB प्रोपोर्शनल 1/r²। ठीक, बढ़ते हैं आगे। तो इन सभी नियमों को मिलाने पर तो dB प्रोपोर्शनल था I के, dl के भी था, साइन थीटा के भी था, और व्युत्क्रमानुपाती था किसके, 1/r² के। सबको ले लिया हमने। तो जब भी ये फॉर्मूला आता है तो हम कांस्टेंट ले लेते हैं। इस संबंध को ही वायो-सैवर्ट नियम कहते हैं। तो ये नियम इसी नियम से आया है। ठीक, तो अब यहाँ कांस्टेंट ले लेंगे, तो वो है μ0/4π, dB = μ0/4π आइडियल sin θ/r²। मात्रक हो गया टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक, कुछ भी लिख सकते हो इनमें से। तो μ0/4π, अब μ0/4π क्या है, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, तथा μ0 को क्या बोलेंगे, वायु निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं μ0 को। ठीक है, जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या पढ़ा था आपने, एप्सिलॉन नॉट होता था वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, तो यहाँ क्या होती है, चुंबकशीलता होती है। ठीक, तो μ0 का मान होता है 4π × 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो μ0/4π का मान होगा 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है आपको। ठीक है, अगर इसका सदिश रूप दिखाना है, ठीक है, सदिश में आई तो सदिश नहीं होता, तो dl वेक्टर लेंगे, एक r वेक्टर, r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, तो एक r वेक्टर, तो ये r³ हो जाएगा। तो dl क्रॉस r वेक्टर, ध्यान रखना इसी फॉर्मेट में, इसको इधर उधर नहीं करना है, अपॉन r³, ये इसका सदिश रूप होगा। ठीक, मात्र इसका टेस्ला हो गया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे।